Evening. I'm Dr. Talwar speaking and I work at CK Birla Hospital at Gurgaon. मुझे पूरा भरोसा है कि इस समय आप अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। हम सब देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो हर दिन बढ़ रहा है। आई लाइक टू एडवाइस यू दैट अपने अपने आसपास के वातावरण को हमें ठीक रखना है और हमें देखना है कि हम किसी भी तरह से इस बीमारी को अपने घर में या अपनी फैमिलीज के अंदर ना पनपने दें। फर्टिलिटी का इलाज तो हमें करना ही है, परंतु हमें देखना है कि किसी भी तरह से हम अपने आसपास का हाइजीन, सैनिटेशन के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और इसका एक बहुत सिंपल तरीका है कि आप जब भी घर से बाहर जाएँ, अपने मिलने वालों से तकरीबन 1 मीटर की दूरी बना के रखें। दूसरा, आप जब भी घर से बाहर जाएँ, आप हर तकरीबन आधे घंटे के बाद अपने हाथ को साबुन के पानी के साथ और विद सम सैनिटाइज़र क्लीन योर हैंड्स। एंड इफ पॉसिबल, as far as possible, you have to wear a mask and wear some sort of goggles. So अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं और अपने आसपास के लोगों से हम तकरीबन 1 मीटर की दूरी बना के रखते हैं, आई एम वेरी वेरी श्योर कि हमको ये बीमारी हमारे आसपास नहीं आ पाएगी। अब कमिंग टू द इनफर्टिलिटी पार्ट, तकरीबन पिछले 1 डेढ़ महीने से हम हर हफ्ते या 10 दिन के बाद हम मुलाकात कर रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सम इशू व्हिच पर्टेन्स टू इनफर्टिलिटी। जो आज का हमारा इशू है दैट पर्टेन्स टू अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। हमें समझना है कि इनफर्टिलिटी या पांचपन के बहुत कारण होते हैं। इसमें से जो मेन कारण हम जो मानते थे, वी सेड के इट इज ड्यू टू द फीमेल इनफर्टिलिटी। जो मेन कारण है एक वो लेडीज में फर्टिलिटी के इनफर्टिलिटी के कारण से होता है। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है हम ये जान रहे हैं कि दी मेल इनफर्टिलिटी इज ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। और तकरीबन 30 से 40% लोगों के अंदर जो इन पांचपन होता है दैट इज ड्यू टू द मेल इनफर्टिलिटी और ड्यू टू द मेल डिसऑर्डर। काफी केसेस के अंदर औरत पूरे दंपति के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु कुछ ऐसे कारण होते हैं जहाँ पर जब हम देखते हैं पेशेंट्स को तो हमें कुछ भी उसके अंदर कुछ कारण नहीं मिलता है इनफर्टिलिटी का। कहने का मतलब अगर हम पूरा जांच करते हैं एक स्त्री की या उसके हस्बैंड की, when we examine them completely by carrying out their examination and carrying out their testing, we are not able to find the cause of their infertility. So हम क्या क्या जांच करें जो ज़रूरी है हमारे लिए, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे में क्या हम कारण हैं इनफर्टिलिटी के। सो जो कॉमन जो कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के एक आदमी के अंदर, दे आर इट इज ड्यू टू द लो स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट का नंबर कम होता है या स्पर्म्स की मात्रा कम होती है, या फिर स्पर्म्स की मात्रा ठीक है परंतु उसकी क्वालिटी में फर्क होता है। तो स्पर्म की नंबर 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 कम होना, मात्रा कम होना, या फिर उसकी क्वालिटी में फर्क आने से मेल के अंदर इनफर्टिलिटी होती है। दूसरा कारण, आदमियों के अंदर किसी तरह की अगर कोई साथ में प्रॉब्लम होती है जैसे यूटीआई या वेरिकोसील, उससे भी उसका स्पर्म काउंट में बदलाव आ सकते हैं। लेडीज के अंदर जो कॉमन प्रॉब्लम है दैट इज ड्यू टू पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, और इट कैन बी ड्यू टू ब्लॉक ट्यूब्स। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिस कारण से एक स्त्री के अंदर बांझपन हो जाता है। यूट्रस की जांच हमें हमेशा करनी चाहिए हर हर लेडी के अंदर। और इसको करने का एक आसान तरीका होता है एचएसजी। अगर हम एक एचएसजी करते हैं, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं ट्यूब टेस्टिंग, अगर हमें जांच कर पाते हैं तो हमें एक लेडीज में अगर जो प्रॉब्लम अगर ट्यूब्स और यूट्रस के अंदर है, इस प्रॉब्लम के बारे में हम जान सकते हैं। सो अगर हमने एक दंपति के स्पर्म एनालिसिस किया और वो हमें रिपोर्ट ठीक मिलती है, और लेडीज का जब हम एक एचएसजी करते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं और हम ये जानते हैं कि उसकी ट्यूब्स खुली हैं और यूट्रस के अंदर भी कोई तकलीफ नहीं है। यूट्रस के अंदर जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं वो है थिन एंडोमेट्रियम, जिसे हम कहते हैं कि जो लाइनिंग है यूट्रस की वो पतली हो गई है। तो थिन एंडोमेट्रियम का जो तरीका है जांचने का वो ये है कि हम महीने के 8वें 9वें दिन एक लेडीज का अल्ट्रासाउंड करते हैं, और इन केस वी डू ए कलर डॉपलर और ए 3D स्कैन ऑन डे 8 और डे 9, एंड वी फाइंड दैट her uterine lining is poor, then we say she's got thinity or irregularity, and this can be a reason for her not conceiving. So अगर हम ये जान पाते हैं कि एक लेडी की ट्यूब्स ठीक है, ओवरीज ठीक हैं और यूट्रस ठीक है, in that case we got nothing to worry. That's a very good thing. But in many cases we find that
इन सब के ठीक होते हुए भी, स्पर्म काउंट के ठीक होने के बावजूद और स्पर्म की क्वालिटी भी ठीक होने के बावजूद अगर एक लेडीज को बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, देन वी से दे आर हैविंग एन अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। कहने का तात्पर्य, हमें उसकी इनफर्टिलिटी का कारण ही नहीं मालूम है, सो वी से इट्स एन अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, एंड दैट मेक्स द ट्रीटमेंट इवन मोर डिफिकल्ट इन मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। सो बहुत कॉमनली हमें पेशेंट्स आके बोलते हैं कि हमारी सारी रिपोर्ट्स ठीक है, हम क्या करें। तो मेरी वाइफ का सब रिपोर्ट्स ठीक है, मेरी रिपोर्ट्स ठीक है, अभी हम क्या करें, हम आगे आगे कैसे बढ़ें। सो कुछ चीज़ें हैं जो कि हम सबको समझनी है और आप सबको भी जाननी है कि क्या कारण है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद एक दंपति को बच्चा नहीं हो पाता। तो इसके जो मेन कारण है, मैं आपको कुछ गिनती करके बताता हूँ, जो कि आप जब किसी डॉक्टर से मिलते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। आपने पूछना है कि मेरे स्पर्म की क्वालिटी कैसी है। क्वांटिटी तो ठीक है, स्पर्म काउंट इज गुड, बट यू हैव टू आस्क मेरे स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, और मेरे जो स्पर्म्स हैं उनकी जो स्पीड है, स्पीड कैसी है। तो जिसे हम कहते हैं मोटिलिटी। अगर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होती है, सो दैट कैन बी ए वेरी गुड थिंग विच कैन हेल्प यू इन कंसेप्शन। देन आपने पूछना है कि मेरे एग की क्वालिटी कैसी है। मेरे एग्स तो हैं, क्या पर मेरे अंडे ठीक से बनते हैं, क्या मेरे अंडों का नंबर जो जितना होना चाहिए उम्र के अनुसार उतना मेरे अंडों का नंबर है, इसमें एग क्वालिटी गुड। एंड देन यू हैव टू आस्क द डॉक्टर कि क्या मैं समय पर ओव्यूलेट कर रही हूँ, क्या मैं ओव्यूलेटिंग ऑन द राइट टाइम। सो नॉर्मली एक साइकिल के अंदर 12वें या 13वें दिन के ऊपर या फिर 1 या 2 दिन ऊपर नीचे लेडी ओव्यूलेट करती है, उनका अंडा रिलीज होता है। सो यू हैव टू फाइंड आउट कि आप समय पे ओव्यूलेट करते हैं कि नहीं, ये भी आपको जानना है। देन आफ्टर दीज थिंग्स हैव बीन डन और ये सब ठीक है, तो क्या कारण है कि एक दंपति को बच्चा नहीं होता है। तो इससे कुछ चीज़ें जो कॉमन चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। एक है उम्र, एज। आदमी के अंदर एज का जो फैक्टर है वो इतना ज़रूरी नहीं है, परंतु इन अ मेल, इन द फीमेल द एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एज द एज इंक्रीजेस वी विल फाइंड दैट हर एबिलिटी टू conceive will always keep reducing. So in case her age is more than 35, we can think that okay, that will be the cause of infertility. चाहे उनके अंडे की मात्रा ठीक होगी, चाहे उनकी एक क्वालिटी भी अच्छी होगी, परंतु एज के साथ जो जो क्वालिटी होती है एग्स की, किसी न किसी रूप में वो कम होती रहती है। एंड द मोमेंट वी क्रॉस एज ऑफ 38, 39 और 40, the problems will keep multiplying manifold. Then we have to ask, do you smoke? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो दंपति सिगरेट पीते हैं। नाउ वी हैव फाउंड दैट एज वी मूव टुवर्ड्स ए हायर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, द लेडीज आर स्मोकिंग। तो अगर एक स्त्री और मर्द अगर वो सिगरेट पीते हैं या फिर वो हुक्का, आजकल बहुत कॉमन है कि एक तरह का एक ये वोग बन गया है कि हम हुक्का पीते हैं, वी टेक शीशा। तो हुक्का पीने से या सिगरेट पीने से या बीड़ी पीने से क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स विल ऑलवेज कीप फॉलिंग डाउन। तो दे लुक ओके, those sperms number will look okay, the quality will look okay, but the outcome won't be good. So we have to actually ensure that we don't smoke or we don't take any sort of tobacco in any form. सेकंड कारण है जहाँ पर हमको प्रॉब्लम मेन मिलती है, अल्कोहल। बहुत कॉमनली आजकल के जो दंपति हैं दे टेक अल्कोहल, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ सम वाइन और बियर। कुछ लोग इसको रूटीनली लेते हैं, कुछ लोग इसका इसका दे टेक इट ऑन वीकली बेसिस। So we have to see that in case we are not able to conceive and we don't find any reason for not conceiving, I think the alcohol can be a big reason. So tell your people not to smoke, not to drink, and I'm sure that there would be some improvement in your outcome. हमको चेक करना है या डॉक्टर को बोलना है, आपको उनसे पूछना है क्या मैं ओवरवेट हूँ। अगर आपका वजन ज़्यादा है, बोथ मेल एंड फीमेल, या फिर वजन बहुत कम है, दोनों कारण हो सकते हैं कि आपको बच्चा नहीं हो। एवरीथिंग एल्स इज फाइन, बाकी सब ठीक है, परंतु अगर वजन ज़्यादा या कम है उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो यू हैव टू इंश्योर दैट यू हैव अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ बीएमआई। सो व्हेन यू गो टू द डॉक्टर, उनसे पूछना है कि मेरा बीएमआई कितना है। और अगर हम ये जान पाते हैं कि हमारा बीएमआई बढ़ा हुआ है, ये बीएमआई बहुत कम है, तो हमको अपने बीएमआई को ठीक करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
देन ए डाइट, हम हमारा खाना पीना कैसा है। बहुत लोग हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं, सम आर वेजिटेरियन, सम पीपल टेक ओनली जंक फूड, दे आर ओनली लिविंग ऑन पिज्जा और दे हैव फूड फ्रॉम आउटसाइड। सो वी शुड हैव गुड गुड सात्विक सात्विक खाना। अगर हमारा भोजन की मात्रा चाहे ठीक है पर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, सो वो भी आपके स्पर्म्स को या एग क्वालिटी को अफेक्ट करती है। सो वी हैव टू इंश्योर दैट वी टेक गुड अमाउंट ऑफ फूड, we take less amount of sugar, we take less amount of ghee, butter, we maintain normal healthy lifestyle and we have normal BMI. अगर हमारा वजन कंट्रोल में रहेगा, आई एम वेरी वेरी डेफिनेट दैट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू वोंट हैव एनी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। देन डू वी एक्सरसाइज। जो दंपति सिर्फ घर में बैठे रहते हैं और घर के अंदर ही पूरा दिन टीवी देखते हुए खाना खाते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सो इन द मॉर्निंग in case you go for a walk for around half an hour in the morning or half an hour in the evening, that will add to your fertility। जिनको भी बच्चा नहीं हो रहा है और उनको कारण नहीं पता है कि why we are not having a child, I think a very important thing is that they should be trying to go go out in the evening, walk for some time, go for some swimming, running, or go to some gymnasium, whatever you want to do. But this will help you in gaining fertility। Then the people जो लोग केमिकल्स के साथ में काम करते हैं, द पीपल हु वर्क ऑन, जो काम करते हैं जैसे कुछ इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, स्प्रेज होते हैं, जो लोग खेतों में काम करते हैं या जो लोग कपड़े डाई करते हैं। सो जो भी लोग who work near dyes and insecticides, they can also have infertility। सो उनको अपना जो ऑक्यूपेशन है उसको देखना है कि अपना ऑक्यूपेशन के अंदर बदलाव लेकर आए या कम से कम समय तक वो उन चीज़ों के पास में रहे। बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना भी कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द स्पर्म्स, इट कैन अफेक्ट द इवन द क्वालिटी ऑफ द स्पर्म्स, द क्वालिटी ऑफ द स्पर्म्स, सो दैट इज़ वेरी बैड। So try as far as possible, be away from the phones, be away from anything which can emit radiation, and this will help you in having better outcome। Then we have to see that we are not having any amount of stress। So any couple which is doing late nights, जो कि रात को देर समय तक जागते हैं, या फिर जो लोग पार्टी करते हैं, या फिर देर रात तक घर से बाहर रह के ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, उनके अंदर विल फाइंड दैट दे आर हैविंग दे हैव दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। So any amount of mental stress can lead to unexplained infertility, and that should be avoided। So what are the things which we should be doing to have good fertility? कॉमन चीज़ें हैं जो कि हमारी मदद करेंगी। तो ये कॉमन चीज़ें होती हैं कि टेक द राइट टाइप ऑफ डाइट, अच्छे से खाना खाना है, सात्विक खाना खाना है, और टेक द फूड विच इज़ फ्रेश, डोंट टेक जंक फूड, टेक फ्रेश फूड। Don't drink, don't smoke. They are a big no, not to be done. Be happy. Don't take any amount of stress. Any amount of stress will lead to the delay in ovulation or poor sperm quality। Avoid negative things in your life and अपनी नींद पूरी करें, समय पर सोएं, समय पर जागें, उचित मात्रा में आप एक्सरसाइज करें, एंड जस्ट बी हैप्पी। अगर हम सब काम करते हैं, so I'm very very sure that we can avoid the problem like unexplained infertility। बट अगर ये प्रॉब्लम हमें हो जाती है तब हम क्या करें। अभी हम काफ़ी दंपति ऐसा आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो ड्रिंक भी नहीं करते, हम स्मोक भी नहीं करते, हम टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, वी टेक गुड डाइट, वी आर वेजिटेरियन, वी टेक लॉट ऑफ मिल्क एंड कर्ड, वी आर हेल्दी, देन व्हाई वी आर नॉट हैविंग अ चाइल्ड। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे से हमारी समझ से परे हैं। दिस कैन बी इन द सर्विक्स, दिस मे बी इन द वेजाइना, जहाँ पे जो वातावरण है सर्विक्स का वो ठीक नहीं है, या वेजाइना का वातावरण ठीक नहीं है। In such cases, in case you go to the doctor, they may advise you IUI, intrauterine insemination, or they may give you some tablet, they may give you clomiphene, they may give you letrozole, they may give you some injections like HMG, or some other different type of injections can be given to you, which may help you in developing better quality and healthier eggs. This can be done at their end. So these things can be done at the on the side of a doctor, but
there's a possibility that they may give you some drugs, they may give you some IUI stimulation, they may carry out IUI, और अगर IUI से बात नहीं बनती है, they can tell you to go for IVF. These are few things which can be done, but you आपको क्या करना है, आपको ये कुछ बातें करनी है, आपको ये डॉक्टर से पता करना है कि आपकी ट्यूब्स, ओवरीज, यूट्रस, जो आपके हार्मोन लेवल्स हैं लाइक LH, FSH, AMH, ये ठीक है कि नहीं, ये बातें आपको डॉक्टर से पता करनी है और ये बहुत ज़रूरी होती हैं। मेल को पता करना है कि उनका स्पर्म काउंट अगर ठीक है तो उनके स्पर्म्स की क्वालिटी कैसी है। अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं और तब भी एक दंपति का बच्चा नहीं हो पाता है, then I think you must go undergo go to doctor and take some amount of stimulation with clomiphene or letrozole or undergo IUI or IVF. काफ़ी डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देते हैं पेशेंट्स को जो कि बहुत महंगी होती हैं, which doctors cannot doctors normally write because you require it but you can't afford it. So हम आपको बोलेंगे कि आप ये दवाइयाँ लीजिए बट आप ये दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केस में क्या करें? दवाइयाँ महंगी होती हैं और हर दंपति इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसका क्या तरीका है? तो सिंपल तरीका है, अगर आपके बदन में कोई तकलीफ नहीं है पर तब भी आपको बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप ले सकते हैं। आई टेल एवरीवन टू टेक ए रेड टोमेटो एवरी डे। आप एक लाल टमाटर का सेवन रोज हर रोज करें। टमाटर कच्चा खाना चाहिए। आप एक आंवले का सेवन रोज करें। आंवला इज गुडबेरी। कच्चा आंवला आपको खाना है, आंवला की कैंडी या आंवला का मुरब्बा या अचार नहीं खाना है, कच्चा आंवला आपको खाना है। इसे खाने से आपको आराम मिलेगा। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 4 या 5 बादाम या अखरोट के कुछ दाने आपको रोज खाने चाहिए। ये खाने से आपके बदन में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, यू विल हैव मोर चांसेस ऑफ। So these are few things I wanted to talk to you today, and now I'll take a few queries which have come from the people. Uh, मेरा सवाल है सुप्रिया वर्मा जी का। ये जानना चाहती हैं कि मेरा 2 बार IVF फेल हो चुका है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? तो दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम दैट व्हेन वी अंडरगो एन IVF, जब हम अपना IVF कराते हैं, तो IVF एक शर्तिया इलाज नहीं है। बहुत कॉमनली बोला जाता है कि अगर आप अपना IVF कराते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं सक्सेस की। ऐसा नहीं होता है। IVF इज नॉट ए गारंटेड प्रोसीजर। और IVF के अंदर आप कितना भी अच्छा IVF करें, अराउंड 35 से 45% तक का ही चांस होता है एक सक्सेस होने का। So IVF is not a guarantee of getting the pregnancy. तो ये आपको ये बात एक ही समझनी है। दूसरी बात, अगर आपका एक IVF फेल हो रहा है तो उससे कुछ कारण होते हैं IVF फेल होने का। जब हम आपकी जांचें करते हैं तो वो जांच होती है IVF करने के लिए। पर जब आपका IVF एक या 2 बार फेल हो जाता है तो कुछ आपके और तरह के जांच होते हैं। सो जो कॉमन जांच हम करने को बोलते हैं, ये जांच जो करवाने चाहिए आपको, ये जांच है आपका एक तो महीने के 90 दिन के ऊपर आपको एक अपना 3D और कलर डॉपलर का जांच करवाना चाहिए। इसमें खर्चा आता है तकरीबन 5,000 का, बट इट्स अ वेरी गुड टेस्ट फॉर यू टू नो योर यूट्राइन लाइनिंग। देन इन केस the second option for you is that you can undergo a test called स्टेरोस्कोपी। जब एक दूरबीन का जांच करते हैं बच्चादानी की जांच करने के लिए, दिस कैन बी डन। और इसके साथ में एक और काम कर सकते हैं। कुछ जांच होती है जिसे हम कहते हैं कि जो ये हम ये जांच तब करते हैं जब किसी कपल का बच्चा बार बार से IVF फेल होता है और बच्चा नहीं हो पा रहा होता, तो यू कैन अंडरगो ए पेरिफेरल कैरोटाइपिंग, जब आपके क्रोमोसोम की जांच की जा सकती है। दिस विल गाइड यू, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर कुछ क्रोमोसोम्स की प्रॉब्लम हो। आपके हस्बैंड के स्पर्म्स का DNA का टेस्टिंग करना चाहिए, दैट कैन बी डन, एंड दिस कैन टेल यू वेदर इट इज स्पर्म द कॉज ऑफ योर रिकरेंट IVF फेलियर। तो ये कुछ कॉमन चीजें होती हैं। देन यू कैन आल्सो गो एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, ACA, LSA, PTTK। काफी लोग ये जांच करते हैं, ये भी आपकी जांच हो सकती है, जबकि ये एम्पिरिकल माना जाता है, बट ये जांच आपकी हो सकती है। और एक और तरीका है कि जब भी आप अगली बार अपना IVF कराएं, यू कैन टेक ए इंजेक्शन ऑफ हेपरिन। हेपरिन का टीका एक लगाया जाता है जो कि आपको हर रोज लगाना होता है। तकरीबन 40 यूनिट का टीका होता है, आप ये रोज टीका लगा सकते हैं। जब भी आपका ET IVF होता है तो उसके बाद ये टीका शुरू किया जाता है। This is one way by which you can avoid having the third failure. But I always say that you must go to a good
a good doctor and find out what is the cause of your recurrent implantation failure. Recurrent RIF सब डॉक्टर्स नहीं देखते हैं. नॉर्मली जो डॉक्टर्स होते हैं सब IVF तो सब लोग करते हैं, परंतु देयर आर सम डॉक्टर्स हु लुक आफ्टर RIF फैक्टर कि जो बच्चा इम्प्लांट नहीं कर रहा है. तो दिस कैन बी डन and I'm sure that you can go to the internet or you can find out which are the doctors who are dealing with recurrent IVF failures. So in case of any problem, you can always contact us at CK Birla Hospital. We have got an हमारा एक हम ओपीडी रन करते हैं रेकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर्स की, जिनके बार बार एबॉर्शन होते हैं, उनको हम देखते हैं. उनके लिए अलग से ओपीडी रन की जाती है. सो यू कैन कम टू गुड़गांव एट सीके बिरला हॉस्पिटल. आई एम श्योर वील बी एबल टू, हम आपकी मदद कर पाएंगे. और कुछ सवाल मेरे पास में है कि सर मेरी ये सवाल है मिस प्रीति का, ये जानना चाहती है कि मेरी उम्र 34 इयर्स की है और मुझे पीसीओडी है और मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है और मैं बच्चे के लिए 1 साल से ट्राई कर रही हूँ. व्हाट शुड आई डू? और मेरी एक 5 साल की बच्ची है, अब मैं क्या करूँ? और एंड आई एम वेरी डिप्रेस्ड. सो पीसीओडी इज अ प्रॉब्लम जब ओवरी के अंदर अंडे ज़्यादा बनते हैं, अंडों की मात्रा ज़्यादा होती है. दिस इज ए कॉमन प्रॉब्लम. और इस कारण से लेडीज के अंदर समय पर अंडा बाहर नहीं आता है अंडे दाने से. इट डजंट ओवुलेट प्रॉपर्ली. तो दिस हैपेंस इन पीसीओएस. और इसके अंदर जो हार्मोन्स की मात्रा होती है वो उसमें बदलाव आते हैं लेडीज के अंदर. और इसमें लेडीज के अंदर डायबिटीज, दे कैन डेवलप डायबिटीज, they can develop hypertension, and they can develop multiple other complications. So अगर किसी को पीसीओ है तो पीसीओ के साथ के अंदर कुछ जांचें और करनी चाहिए. आपको अपना जांच करना चाहिए थायराइड का, और आपको यू हैव टू डू योर विटामिन D3 लेवल्स. ये सब चीज़ें साथ में आती हैं. तो अगर थायराइड का जांच करना इज ए प्रायोरिटी और विटामिन डी थ्री का जांच करना इज ए प्रायोरिटी, अगर ये सब कर लेते हैं और ये सब ठीक है, तब आपको आगे बढ़ना चाहिए. और इसमें कोई डिप्रेस होने की बात नहीं है. पीसीओएस इज ए कॉमन प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा तादाद की लेडीज़ में ये चीज़ पाई जाती है. एंड इसमें वेट गेन होता है, डायबिटीज़ होता है और हाइपरटेंशन होता है. तो मेरा आपसे एडवाइस रहेगा कि आप अपना डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और टीबी का एक बार जांच कराएं कि ऐसा तो नहीं है. वो तो उसको आप उसके लिए दवाई लीजिए आप. दूसरा, आपको कुछ दवाइयाँ आती हैं पीसीओएस के लिए, इससे जो आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको करेक्ट किया जाता है. वो दवाइयाँ आप ले सकते हैं. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन पीसीओएस इज दैट वी हैव टू लूज वेट. अगर आज जैसा आपने बोला कि आपने अपना बहुत वेट गेन किया है और अभी आपका वजन 106 किलो है. 106 इज ए वेरी हाई अमाउंट ऑफ वेट. आई थिंक यू शुड टेक ऑल द एफर्ट टू रिड्यूस योर. तो तकरीबन आपको अपने 7 या 8% का जो वेट है आपको लूज करना है. तो आई थिंक अगर आपका वेट 106 किलो है तो तकरीबन 10 से 12 किलो वजन आपको कम करना है. और वजन कम करने का तरीका बहुत सिंपल है, इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए आपको. टेक योर टाइम. और हर महीने तकरीबन 2 या 3 किलो वजन आप अपना कम करें, 4 किलो वजन कम करें, यानी कि 1 किलो पर वीक का आपका एक एम होना चाहिए. दैट विल बी गुड थिंग फॉर यू एंड दिस विल गिव यू लॉट ऑफ. आप खुद पाएंगे कि आपका जो बॉडी में जो चेंजेस हैं हार्मोन्स के वो ठीक हो जाएंगे एंड यू ओवुलेट प्रॉपर्ली. कुछ और भी दवाइयाँ हैं जो आपको दे सकते हैं, बट फॉर दोज यू हैव टू कॉन्टेक्ट अस. यू कैन गिव मी अ कॉल और टॉक टू अस, गिव अस एन एसएमएस और व्हाट्सएप एंड विल टेल यू अबाउट ऑल मेडिसिन यू कैन टेक. और उससे पहले आप अपना डायबिटीज, हाइपरटेंशन और थायराइड का जांच कराएं और उसके बाद आप हमें अपनी रिपोर्टें भेजें. एक और सवाल है कि फेल्ड आईवीएफ है, मैं क्या करूं? सो फेल्ड आईवीएफ इज ए कॉमन प्रॉब्लम, जैसे मैंने पहले भी बताया था. जो सवाल था सुप्रिया वर्मा जी का, इट्स ए कॉमन प्रॉब्लम. वी हैव टू बी केयरफुल एंड इन केस यू आर हैविंग द फेल्ड आईवीएफ, आई फील दैट नाउ फाइंड ए डॉक्टर व्हिच इज डीलिंग विद द फेल्ड आईवीएफ. डोंट एक जो हम गलती कर रहे हैं वो गलती हमें बार बार नहीं करनी चाहिए. अगर एक या दो बार आपका आईवीएफ फेल हो जाता है, then you go to a doctor who's dealing with failed IVFs, and definitely they will give you some sort of good advice and they will help you to proceed. फिर एक और सवाल है फ्रॉम सुंदरलाल बघेल जी का. ही वांट्स टू नो, हेलो सर, मेरी शादी को 1 साल हो गया है पर अभी तक बच्चा नहीं हुआ. So he is married from 1 year and he is not having a child. So इसके अंदर कुछ चिंता करने का विषय नहीं है. 1 साल is not a very worrisome period. But more important is that जो परिभाषा है WHO के अनुसार इनफर्टिलिटी की,
In case a couple is unable to conceive within 1 year of getting married, अगर एक दंपति 1 साल तक अगर साथ में रहता है, उनके नॉर्मल रिलेशंस रहते हैं एंड दे नॉट एबल टू कंसीव, तो उनको हम इनफर्टिलिटी लेबल कर सकते हैं। दैट इज फाइन। सो आई थिंक 1 साल के बाद आप अपना जांच करवा सकते हैं। जो कॉमन जांच कराने हैं मैंने पहले भी बताया था आपको। आपको सीमेन एनालिसिस, अपना पानी का जांच करना है, एनालिसिस करना है, कल्चर करना है। देन यू हैव टू डू वाइफ का HSG, दैट इज द ट्यूबल टेस्टिंग। Then you have to do some hormonal assays for your wife like LH, FSH, and AMH. This will tell you why is she having any problem with ovulation. Get an ultrasound of the uterus done for the ovaries and the uterine lining. So they will give you a lot of inputs, and ये सब काम करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आपको 1 साल हो गया है, और टाइम इज कम फॉर यू टू डू दिस। अगला सवाल है कि अगला सवाल है, आई वॉन्ट टू बी ए फादर, आई डोंट हैव ए चाइल्ड। दिस कम फ्रॉम रंजीत सिंह। इनका ये सवाल मैं रंजीत जी, मैं आपकी रिपोर्ट के बारे में नहीं जानता हूँ। सो आई वुड रिक्वेस्ट, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज सेंड मी योर रिपोर्ट्स ऑफ योर वाइफ, और योर रिपोर्ट जो मैंने बोली है करने के लिए। और अगर आपने जांचें नहीं करवाई हैं या क्या जांचें करानी है, and you want to know more about them, you can always give us an drop me a message, or come to the helpline of CK Birla Hospital in Gurgaon. We will tell you what all has to be done. एक ये बड़ा अच्छा सवाल है फ्रॉम दीपक अग्रवाल। सर, मेरे को ट्विंस चाहिए, मुझे IVF करवाना है एंड आई वांट टू हैव ट्विंस। तो ये आपको, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बट नाउअडेज वी आर गोइंग टुवर्ड्स हैविंग ए सिंगल चाइल्ड। जब हम IVF करते हैं, कुछ समय पहले तक हम ट्विन्स या ट्रिपलेट्स के बारे में बात किया करते थे, बट आजकल जैसे हालात हैं, आई डोंट थिंक दैट वी शुड बी एमिंग फॉर हैविंग ए ट्विन प्रेगनेंसी। सो हैव ए सिंगल एम्ब्रियो प्लांटेशन डन, सो दैट हैव ए सिंगल डन प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी होने से बच्चों को भी तकलीफ होती है और माँ को भी तकलीफ होती है। इसमें देखा गया है कि बच्चों का वेट कम रह जाता है, देयर इज प्रीमेच्योर डिलीवरी, और बच्चों के अंदर भी शारीरिक बनावट में प्रॉब्लम हो सकती है। लेडीज में BP बढ़ जाता है, डायबिटीज आ जाता है। सो वी डोंट रिकमेंड एनीवन टू बी हैविंग ट्विन प्रेगनेंसी, दैट इज नॉट एक्चुअली रिकमेंडेड, so that should be avoided। जब भी आप अपना IVF कराएं, आई वुड रिकमेंड दैट शुड ट्राई टू सिंगल बेबी इम्प्लांटेड। तो जो बाकी बच्चे बनते हैं, दे कैन बी फ्रोजन, उनको फ्रीज कर सकते हैं, एंड यू कैन हैव देम पुट बैक इनटू द यूट्रस। यू कैन अंडरगो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर मोर नंबर ऑफ टाइम्स। So twin or triplet is not a very good option in today's world। अब ये सवाल है यश मदान सिंह का। सर, मुझे बेटा चाहिए, आई वोंट हैव ए चाइल्ड। मदान जी, मेरे को आई डोंट नो द बैकग्राउंड, मुझे आपने जो सवाल पूछा इसका मुझे बैकग्राउंड नहीं पता है। ये सवाल कॉमनली आता है जब एक दंपति का दे हैव मल्टीपल डॉटर्स। अगर एक या दो बेटी हैं तो चाहते हैं कि हमारा बेटा हो जाए। I understand your query, and but you have to understand that in our country, और in wherever you go, बेटी और बेटे में फर्क नहीं करना चाहिए। तो बेटी और बेटे में कोई फर्क होता भी नहीं है, और ऐसा कोई तरीका है ही नहीं जहाँ पर हम आपको ये बता सकें कि आपको हम बेटा दे सकते हैं। There is no way। इंडिया के अंदर और इवन इन अब्रॉड नाउ देयर इज blanket ban on getting a male child by doing some genetic studies। आजकल ये जो प्रणाली है PGS की, जिससे पहले हम पता करते थे, ये आजकल एक बैंड प्रोसीजर है, और इंडिया के अंदर ये किया ही नहीं जाता है। और अगर कोई भी डॉक्टर आपको बोलता है कि वो ऐसा कर सकते हैं, कि somebody promises you, I think he is cheating you, and this technology is not available with anybody at all। फिर एक और सवाल है, आई एम 36 years of age, दिस इज फ्रॉम सुमित वसाल। मेरी उम्र 36 साल की है, आई एम 36 years of age एंड आई वांट टू गेट एन IVF डन, व्हाट आर द चांसेस। इससे मैंने पहले आपको बताया था कि उम्र का एक बहुत बड़ा रोल होता है एक लेडी के अंदर, नॉट फॉर द मेल बट फॉर द वुमेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू नो that as the age of the woman increases, the chances are that she will have problem in conceiving। So, for a woman, the ideal age of conception is between 25 and 35 years of age। 35 साल के बाद में the number of eggs, the quantity of eggs, and the quality of eggs, they all start going down। So as the age crosses 35,
एंड गोज टुवर्ड्स 40, उन लेडीज के अंदर जो हार्मोन के वैल्यूज हैं, लाइक एएमएच के वैल्यूज, एंटी मलेरियल हार्मोन के जो वैल्यूज हैं वो कम होते रहते हैं, एफएसएच के वैल्यूज बढ़ते रहते हैं। और अगर हम उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उनके अंडे के अंदर कम अंडे बनते हैं। सो दे हैव गॉट, दे आर पुअर ओवेरियन स्पॉन्डर्स। These things we have to understand and see, and they're very important for us to understand. तभी हम, that's why we tell everyone that a woman should complete her family before 35 years of age. Definitely after 36 the quality of the eggs will fall down, so we have to be careful. एक सवाल है करमदीप सिंह का, 6 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं है, व्हाट डू आई डू? So I think in case 6 years is a very long time. In case you don't have a child at after 6 years of infertility, अगर 6 साल के बाद आपको बच्चा नहीं है तो I think you should visit a doctor and get your treatment done. आप हमें लिखिए, आप हमें अपनी रिपोर्टें भेजिए, हमारा नंबर आपके पास में है एंड हम आपको बताएंगे क्या करना है। आजकल अ, हर दंपति का बच्चा हो सकता है, कोई दुखी होने की बात नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। वी ऑल कैन हैव अ चाइल्ड, बट यू हैव टू जस्ट राइट टू अस एंड विल टेल यू व्हाट हैज टू बी डन। और अगर आप दिल्ली के आसपास के हैं, यू कैन कम टू सीके बिरला हॉस्पिटल एंड वी शुड बी एबल टू हेल्प यू। फिर कुछ सवाल आ जाए हैं कि आईवीएफ का प्राइस क्या है, आईवीएफ का कॉस्ट क्या है, आईवीएफ में कितना खर्चा आता है, ये सारे सवाल हैं रानी चौरसिया का, रघु एमबी और सिमरन कौर, नावेद पठान, विपिन यादव। एक सवाल है ये सऊदी अरेबिया से है, मनहल एब्यूसिना का। इनका उन्होंने उर्दू में सवाल पूछा है पर मैं जान नहीं पा रहा कि वो क्या जानना चाहते हैं। सो मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे वांट टू नो कि आईवीएफ करने का कितना प्राइसिंग है। तो आपको ये बात पहले भी मैं बता चुका हूँ कि एक आईवीएफ करने का जो नॉर्मल खर्चा आता है तकरीबन 1,30,000 के करीब होता है, 1,30,000 ऑल इंक्लूसिव। इसके अंदर आपके दवाइयाँ, ड्रग्स जो भी लगती हैं, टीके, ओटी, एम्ब्रियो ट्रांसफर, फ्रीजिंग, इक्सी। सो 1,30,35,000 के अंदर आपका केस नॉर्मली try to do so that you don't have any problem. So that is an average rate around 1.25 to 1.35 lakhs per couple is the expenditure. उसमें हम कोशिश करते हैं कि अगर आपके स्पेयर एम्ब्रियोज बनते हैं, उन उन एम्ब्रियोज को, उन बच्चों को हम फ्रीज भी करते हैं। So that's the way we do. So in case अगर आपको कोई मदद चाहिए हमसे, you can always approach us. You have my number. You have our. You can contact me on WhatsApp, Instagram, or Twitter. एक और सवाल आया है मिस्टर प्रभाकर का, ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरह का डाइट हमको लेना चाहिए, क्या डाइट हमारे लिए अच्छा है अगर हमको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है। तो ये मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपना वेट हमें कंट्रोल करना है, हमें एक सात्विक और साफ खाना खाना है, किसी भी तरह का जंक फूड हमें अवॉइड करना है, अल्कोहल एंड स्मोकिंग हमको अवॉइड करनी है। इस खाने के अंदर भी खूब सारा बटर बटर मक्खन, घी, तेल इत्यादि होता है, मसाले होते हैं, वो खाना हमको अवॉइड करना चाहिए। एंड most important thing we when we look at the couple we find is that हम सबको एक ही चीज कहते हैं, it's not only for you, इस सब के लिए है कि हमको एक छोटा सा काम करना है, और वो एक ये काम है कि घर में जो भी चीज सफेद है उसे घर से निकाल दीजिए। Anything which is white in your kitchen, you remove it. Barring milk, lassi and dahi. मिल्क, लस्सी लस्सी और दही को छोड़ के एनीथिंग विच इज गॉट ए व्हाइट कलर, हर सफेद सफेद रंग की चीज को आप किचन से बाहर कर दीजिए। आपका वेट अपने आप ठीक हो जाएगा एंड यू विल लूज वेट एंड यू विल बिकम प्रेग्नेंट बाय योरसेल्फ। तो घर में क्या क्या चीज हमें निकालनी है, घर में हमें ब्रेड का सेवन नहीं करना है, ब्रेड वाइट होती है, ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइसक्रीम, बेसिक कलर आइसक्रीम का वाइट होता है, आइसक्रीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घर के अंदर बटर, घी जो सफेद रंग के होते हैं नॉर्मली, जब पीले रंग का बटर होता है वो भी हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चावल, मैदा, जो चीज़ भी मैदा की बनती है, पिज्ज़ा, ब्रेड, anything which is made up of white thing, white maida or white atta or chawal has to be actually eradicated. हाँ, definitely you can have some amount of रोटी जो खानी है रोटी खा सकते हैं। चावल का अगर आप कम से कम सेवन 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 करें दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार,
कम मात्रा में यू कैन टेक। डेफिनेटली दूध, घी, ब्रेड, जो चीज़ें मैदे से बनती हैं, हमको घर में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट के अंदर हमको वी शुड टेक फ्रेश फ्रूट्स। जितना हो सके हमको साथ में खाना खाना है और ताज़ा खाना खाना है। ऐड लॉट ऑफ कलर टू योर फूड। अपने खाने को रंगीन कीजिए। अपने खाने के अंदर बहुत तरह की सब्जियां जो अलग अलग रंगों की आती हैं उन्हें ऐड कीजिए। दे विल हेल्प यू टू कंसीव बेटर। एंड डेफिनेटली नो स्मोकिंग, नो नो अल्कोहल, नो लेट नाइट्स, नो लेट नाइट पार्टिंग। समय पर घर आना है और घर के अंदर आकर एक अच्छे बच्चे के जैसे रहना है। और रात को हो सके तो by 10 o'clock go to sleep, and I can assure you that majority of you will get a baby by yourself without coming to us. एक और सवाल है मिस कंचन शर्मा का। ये जानना चाह रही हैं कि कैन ए फीमेल गेट प्रेग्नेंट विद अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। मैंने अभी भी बताया आपको कि फीमेल इनफर्टिलिटी, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी ऐसी ऐसी बीमारी है जहाँ पर हमको कारण नहीं पता है। नॉर्मली इनफर्टिलिटी बांझपन होने का कारण या तो आदमी में होता है या औरत में होता है। जब हमें कारण ही नहीं मिलता है, हमने हर तरह की जांच कर ली है। We have examined the male, we have examined the female, we have done the blood test, we have done ultrasound, we have done X-rays, we have seen all other reasons for infertility, we have done testing of genetics in the male and a female, पर हमें कारण नहीं मिल रहा है। तो तब क्या कारण है कि उनका बच्चा नहीं हो रहा है? तो कुछ कारण मैंने ऑलरेडी बताए हैं आपको। उन कारण को अगर हम बॉडी से निकालेंगे, इरेडिकेट करेंगे, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डाइट एंड आर लिविंग मेथड्स। एंड देन वी कैन डेफिनेटली टेक सम अमाउंट ऑफ ओवेरियन स्टिमुलेशन, क्लोमिफेन, लेट्रोजोल, injections. Then we can definitely undergo IUI or IVF. You can definitely undergo this sort of treatment depending upon आप कितना जल्दी आप ये सब करना चाहते हैं। बट बी एश्योर्ड कि आपको इनसे बच्चा हो सकता है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी एक ऐसा कारण नहीं है कि आपको बच्चा नहीं हो पाए। बच्चा होने का चांस बहुत ब्राइट रहता है, परंतु करने के तरीके कुछ बदल जाते हैं। You can have a child, nothing to worry about in such तो आई थिंक ये मेरे पास कुछ 15-16 सवाल जवाब थे विच आई हैव टेकन। आई हैव गिवन यू माय थॉट प्रोसेस। आई एम श्योर यू वुड हैव लर्न समथिंग टुडे। आपने आज कुछ सीखा होगा हमारे इस वार्तालाप के साथ। इसके साथ मैं आज का ये सेशन बंद करता हूँ। एंड आई प्रे दैट अपने आप को अभी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। फर्टिलिटी इज इम्पॉर्टेंट। हम सबको बच्चा होना चाहिए, हम सबको बच्चा होगा, इसके अंदर कोई शक की बात ही नहीं है। आजकल जो टेक्नोलॉजी है इतनी अच्छी हो गई है दैट एवरीवन कैन कंसीव। बट जो अभी समय चल रहा है, अगर से जब भी घर से बाहर निकले तो आपको 3 काम करने हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये आपको हेल्प करेंगे कि आपकी लाइफ लंबी रहे, आपकी लाइफ में खुशी रहे, और आपकी ही नहीं आपके पूरे संपूर्ण परिवार के अंदर योर होल फैमिली, योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, दे आर हेल्दी। तो 3 चीज़ें क्या हैं? ये 3 चीज़ें हैं। जब भी बाहर आते हैं तो लोगों से तकरीबन 1 मीटर की दूरी बना के रखें। हम आजकल ये देख रहे हैं कि गार्डन्स में, पार्क्स में, जहाँ भी बसेस के अंदर, तो लोगों को लग रहा है कि चलो अभी लॉकडाउन खत्म हो गया है, परंतु अभी प्रॉब्लम की शुरुआत है। सो आप सबसे 1 मीटर की दूरी बना के रखनी है। दिस इज वेरी वेरी नंबर 1। नंबर 2 क्या सलाह है मेरी? नंबर 2 सलाह है कि जब भी पॉसिबल हो चेहरे पे मास्क लगा के रखें। जब भी किसी से घर से बाहर निकलते हैं आपने मास्क लगाना है। चाहे अगर आपके पास ऐसा मास्क नहीं है, आप कपड़े का मास्क लगाइए, परंतु उसको फिर घर में आके ठीक से धोना है। और पर हर समय आपको मास्क लगा के रखना है। जैसे आप शर्ट पहनते हैं, जैसे आप पैंट पहनते हैं, या जैसे आप साड़ी पहनती हैं स्त्रियां, वैसे ही टाइम हैज कम वेयर यू ऑल लाइक योर ड्रेस यू हैव टू वेयर ए मास्क। जब आप मास्क पहनते हैं तो मास्क इस तरह से पहनना चाहिए दैट इट इज टाइट ऑन योर फेस, और मास्क पूरा का पूरा टाइट होना चाहिए और किसी भी तरह का एयर लीक नहीं होना चाहिए। As you can see here, there is no air leak here. I have put the mask very tightly. That's the way of putting the mask on your body. On your face, you will feel uncomfortable. आपको तकलीफ तो होगा, परंतु छोटी-छोटी तकलीफ हमें मंजूर है। परंतु अगर आपकी जान किसी की जान पे बनाए, या फिर एडमिशन हो, या कोविड पॉजिटिव आए, वो अच्छी बात नहीं है। तो एक मास्क आपकी जान बचा सकता है। सो ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम योर फ्रेंड्स।
अगर आप डॉक्टर के पास में जाते हैं या क्लिनिक में जाते हैं तब भी आपने 1 मीटर की दूरी बना के रखनी है डॉक्टर से, कि हम भी इंश्योर करते हैं। तीसरा, एज फार एज पॉसिबल आप किसी तरह का चश्मा अपनी आंखों पर कैन वियर एनी इधर गॉगल्स और चश्मा, ये आपकी आंखों पे लगाने पर आपको बहुत आराम मिलेगा और इससे ट्रांसमिशन का चांस कम होता है। और इसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते आए हैं दैट वी हैव टू यूज सम सॉर्ट ऑफ सैनिटाइजर, यूज some sanitizer whichever you can like, or keep washing your hands every 20 minutes when you go out so that you don't transmit the disease to somebody else or to your own body. Never touch once you leave home, कभी भी अपने चेहरे को आप हाथ मत लगाएं। लोगों को देखा है हमने कि वो बाहर आने के बाद में कभी अपने बाल संवारते हैं तो कभी अपने चेहरे पे हाथ लगाते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करना। ऐसा करने से तकलीफ बढ़ सकता है। So thank you so much for being with me today, and it was really nice meeting you all. And हम will meet again after some time. और I'll pray to Almighty that हम सब अच्छे रहें. We all are happy. We all are healthy. And if you need to know anything about infertility, unexplained, anything, you can always contact me. I'm Dr. Talwar, and I work at CK Birla Hospital at Gurgaon. Please feel free to contact us 24/7. We are there to help you. अलविदा, जब तक हम दोबारा मिलते हैं. Thank you so much, and thank you so much for joining me today, and hope to see you soon again.